चलो देखो फिर, जो अपनी बुक है विद्युत धारा, उसमें से लगभग 15-16 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, उसका अब आपको चेक करते हैं रिवीजन, कितना का कुछ आपको याद है, कितना कुछ आप भूले हो, वो सारी चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बताओ क्या कुछ इसका आंसर रहेगा। क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। एक हीटर है, 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट पैदा करता है, कितनी बिजली खर्च करेगा। ठीक है, बिजली खर्च कितनी करेगा ये पूछा गया है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, निकालना क्या है इसमें, पावर। अब पावर का आप सभी को पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भी, वी आई। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास V कितनी दे रखी है 250, I कितना है, I हमारे पास है 4, तो कितना आ जाएगा 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट लिख सकते हैं, या फिर इसे क्या लिखेंगे हम 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो ये तो आप सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। मेन बात जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या रहेगा देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, आपको पूछ सकते हैं भी ये बताओ कंज्यूम पावर को मेजर करने के लिए, कंज्यूम पावर को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, एनर्जी मीटर। ठीक है, कंज्यूम पावर को मापने के लिए हम यूज करते हैं एनर्जी मीटर। ठीक है, ये कौन सी हमारे पास कंज्यूम पावर होती है, ये होती है एसी कंज्यूम पावर। ठीक है, अगर आपको बोल दें कि हमारे पास डीसी की कंज्यूम पावर, ठीक है, डीसी कंज्यूम पावर को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं एम्पियर हावर मीटर। ठीक है, यहां पर हमारे पास एम्पियर हावर मीटर भी हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है वाट हावर। ठीक है, वाट हावर मीटर भी हो सकता है। ये तीनों हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास है इंटीग्रेटिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे पहले क्वेश्चन की डिटेल से बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। बीओटी यूनिट को यह भी कहा जा सकता है, बीओटी यूनिट को क्या बोल सकते हैं हम, KWH। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीओटी का हमारे पास फुल फॉर्म क्या रहेगा, बीओटी का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, एक KWH। ठीक है, अब आप सभी को पता है KWH जो हमारे पास होती है, यह एनर्जी की व्यवसायिक इकाई होती है। ठीक है ना, व्यवसायिक इकाई होती है एनर्जी की, कौन सी हमारे पास KWH। ओके, ये आप सभी को पता है। जो एनर्जी मीटर है वो हमारे पास KWH ही मापता है, एनर्जी मीटर। ठीक है, और एक KWH बराबर किसके होता है, एक यूनिट के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर आपको बोल दें एक KWH और जूल का क्या रिलेशन होगा, तो ये हमारे पास होगा 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू याद रखनी है साथ साथ में। चलो यहां पर होगी बात ये कंप्लीट। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई बताओ क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा ऊर्जा। आप सभी को पता है भी जो एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड की बात करें, ठीक है, एनर्जी बैंड जो हमारे पास है उसकी इकाई हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो वोल्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ईवी, इलेक्ट्रो वोल्ट। ओके, अब आपको पता है अगर हम बात करें कंडक्टर की, ठीक है,
कंडक्टर में हमारे पास जो एनर्जी गैप है, कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास एनर्जी गैप होगा वो हमारे पास क्या होता है, जीरो, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओवरलैप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट इंसुलेटर की, ठीक है, अगर हम देखें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में लगभग हमारे पास एनर्जी गैप कितना होता है, इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप लगभग हमारे पास 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये लगभग का डाटा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ ले सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कितना रहेगा हमारे पास, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर का। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसकी बात होगी, एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी की ही बात चल रही है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। बाकी आपको पता है अभी धारा की इकाई क्या होती है, धारा की इकाई हमारे पास होगी एम्पियर। चार्ज की इकाई क्या होती है, चार्ज की इकाई हमारे पास होती है कूलाम। ठीक है, और शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई हमारे पास रहेगी वाट। ठीक है, सारी बात होगी। नेक्स्ट देखो, 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपको पूछी गई है। 50 वोल्ट डीसी सप्लाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखो, आप सभी को पता है डीसी की बात करें तो डीसी की हमारे पास सप्लाई क्या होती है, शून्य। ठीक है, डीसी के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, शून्य रहेगी। अब मेन पॉइंट देखो, यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है आप सभी को पता है हर्ट्ज में, या फिर सीपीएस जिसे क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, सीपीएस या फिर हमारे पास हर्ट्ज में लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर हमारे पास क्या रहेगा, ओमेगा बटा में 2 पाई। एक तो फॉर्मूला ये होगा, यहां पर भी क्या रहेगी, इकाई हर्ट्ज। एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ बराबर क्या रहेगा, 1 बटा में टी, ये भी हमारे पास रहेगा। एक और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला, बिल्कुल नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, पी एन बटा में क्या रहेगा, 120। ये किससे बना है फॉर्मूला, ये हमारे पास स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड गुणा में क्या है, पोल बटा में क्या है, 120। ठीक है, ये भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इन सभी की इकाई हम क्या लिखेंगे, हर्ट्ज में। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। अब देखो, अगर बात करें हम डीसी सप्लाई की, डीसी सप्लाई में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होगी, 0। ठीक है, डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर हमारे पास होता है 1, यानी कि क्या बोलते हैं, यूनिटी। डीसी सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, डीसी सप्लाई के अंदर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, डीसी सप्लाई में कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, सारी बात होगी कंप्लीट इसकी। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्या दे रखा है, किसी सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस है और 0.5 का हमारे पास करंट है, तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज कितनी होगी, ये पूछा गया है। पूरे रजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज कितनी है, ये बताओ आप। ये आसान है सभी के लिए। इसमें क्या रहेगा हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला है, वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, V आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। इसमें क्या रहेगा, V बराबर हमारे पास I कितना है, V 0.5, R कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 वोल्ट हमारे पास ये सही होगा। ये हमने क्या निकाला है, 10 वोल्टेज, क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप है ये। ठीक है, ये हमने जो डिस्क्राइब किया है इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है, कितना आएगा, 10। अब देखो, अगर हम बात करें किसी इंडक्टर में, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है,
V बराबर I और क्या रहेगा XL। ये होता है इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला। अगर आपको बोल दें किसी कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर क्या होगा IXC। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्मूले रहेंगे। इंडक्टर के अंदर ये, कैपेसिटर के अंदर ये। इंडक्टर की इकाई क्या होती है हेनरी, कैपेसिटर की इकाई क्या होती है फेराड। ठीक है, अगर आपको ये बोल दें कि XL और XC की इकाई क्या होगी, तो ये हमारे पास होती है ओम। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो। केवीएल निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आप सभी को पता है, एक तो होता है केवीएल, एक रहेगा केसीएल। ठीक है, हेलो क्लास में हूँ, बाद में बात। देखो केवीएल का हमारे पास क्या रहेगा, ये होता है किरचॉफ का सेकंड नियम। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास किरचॉफ का सेकंड नियम होता है, ये सेकंड लॉ। इसके कई नाम भी है, आप सभी को पता होगा। नाम हमारे पास क्या क्या है इसके, इसे बोलते हैं एक तो लूप नियम, एक हमारे पास मेश नियम, एक हमारे पास इसे बोलते हैं पाश नियम, एक हमारे पास क्या होता है इसे जाल नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है केवीएल की बात। अब आपको पता है केवीएल जो हमारे पास है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि एनर्जी के संरक्षण पर। ठीक है, और यहीं पर मैंने आप सभी को बताया था एनर्जी के संरक्षण पर एक और नियम आधारित होता है, वो कौन सा है, लेंज का नियम। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा लेंज का नियम जो है, ये भी क्या रहेगा, ये भी हमारे पास ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, लेंज का नियम। लेंज का नियम आप सभी को पता है, जिसके कारण जो वस्तु पैदा होती है वो उसी का विरोध करे, वो हमारे पास क्या होगा लेंज का नियम। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास केवीएल जो रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक तो इसमें मेन हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। ठीक है ना, जितना हमारे पास सर्किट के अंदर जो हमने वोल्टेज दिया है उनका एल्जेब्रिक सम और वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम, दोनों का जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम है वो क्या होगा, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। चलें आगे, नेक्स्ट हमारे पास है BIL का विस्तार क्या है, बताओ भाई। BIL का बिल्कुल क्या होगा, ए ऑप्शन। इसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिक इंसुलेशन लेवल हमारे पास होता है BIL। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है फुल फॉर्म XLPE। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे XLPE की। एक हमारे पास होता है ACSR। ठीक है, ACSR हमारे पास क्या रहेगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता का उल्टा आप सभी को पता है ये तो। ठीक है, चालकता को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का उल्टा हमारे पास क्या रहेगा, ये होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपने पहले सारी चीज कवर कर रखी है, तब आपको आसान लग रहा है ये सारा। 1/में क्या रहेगा R। ठीक है, G बराबर 1/में R। अगर हम बात करें यहाँ पर G बराबर इकाई क्या लिखेंगे कंडक्टेंस की, ये हमारे पास होती है महो, या फिर क्या बोल सकते हैं साइमन। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगी, कंडक्टेंस की इकाई होती है। कंडक्टेंस से ही हमारे पास क्या बनता है अभी,
कंडक्टेंस से हमारे पास बनती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर हमारे पास क्या रहेगा, 1/रो। ठीक है, ये हमारे पास होता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी की इकाई क्या होगी, महो बटे में मीटर हमारे पास होती है कंडक्टिविटी की इकाई। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगी, क्या होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, कंडक्टिविटी है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा हमारे पास, परमिएबिलिटी। ठीक है, याद रखना परमिएबिलिटी, जिसे म्यू से लिखते हैं, और हेनरी बटा मीटर इसकी इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, परमियंस। ठीक है, परमियंस। और परमियंस की इकाई क्या होती है भी, परमियंस की इकाई हम लिखते हैं हेनरी। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। चलें आगे। कॉन्स्टेंटन याद होगा सभी को, कॉन्स्टेंटन जिसे क्या बोलते हैं, यूरेका। ठीक है, कॉन्स्टेंटन हमारे पास होता है यूरेका। यूरेका जो हमारे पास है वो किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर प्लस निकल से। यूरेनियम थोरियम वैसे कट हो गया, आयरन हमारे पास नहीं होगा, यूरेनियम वैसे कट है, तो बनेगा क्या, एक कॉपर प्लस में निकल। ये हमारे पास है कॉन्स्टेंटन। ये तार देख रहे हो आप कॉन्स्टेंटन का, इसका हम यूज कहाँ करते हैं भी, रेजिस्टेंस बनाने में, और स्टार्टर्स के अंदर भी इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटन का यूज है वो स्टार्टर्स के अंदर भी होता है। अब देखो, एक हमारे पास होता है कॉपर, एक होता है निकल। इसके साथ अगर हम क्या करें, मैग्नीज मिला दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाता है मैग्नीन। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीन बन जाएगा। और मैग्नीन हमारे पास क्या होता है, सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। एक एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं ब्रास के बारे में। ब्रास हमारे पास जिसे क्या बोलते हो आप, पित्तल। ठीक है, पित्तल हमारे पास क्या रहेगा, किस किस से मिलकर बनेगा, कॉपर प्लस में जिंक से। ठीक है, कॉपर प्लस हमारे पास क्या रहेगा, जिंक होगा, जिंक। एक हमारे पास होता है ब्रास। ब्रास हमारे पास होता है जिसे क्या बोलते हैं, कांसा। अच्छा, ब्रास ही लिख दिया। ब्रोंज रहेगा हमारे पास, कांसा। ठीक है, क्या चीज है, 6 बजे है बस मेरी। ठीक है, ब्रोंज हमारे पास क्या है, कांसा। कांसा हमारे पास क्या रहेगा, कॉपर प्लस में टिन से, और टिन को क्या बोलते हैं, Sn। ठीक है, ठोस कंडक्टर के मुकाबले लचकदार चालक का फायदा क्या होगा, ये आप सभी को पता है। एक तो हमारे पास होता है ठोस कंडक्टर, एक रहेगा लचकदार कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास इसका फायदा क्या होता है, ज्यादा लचीला। अब मेन है क्या, वो चीज देखो इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, सिर्फ एक तार होता है ये। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड में क्या होगा, कई तार इसके अंदर होंगे, तो लचकदार कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे पास है ठोस, और ये हमारे पास रहेगा स्टैंडर्ड। समझ में आ गया अब क्या चला अभी, वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताएं। ठीक है, अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताएं, क्या रहेगा, माइका नहीं होगा हमारे पास, अपोक्सी रेजिन बोलते हैं इसे। ठीक है, याद रखना पॉइंट ये हमारे पास क्या रहेगा, जो एक रेजिस्टेंस कुचालक के रूप में यूज करते हैं, इसका अपोक्सी रेजिन का, लिक्विड टाइप का होता है ये। ठीक है ना, अपोक्सी रेजिन में आपको बताऊं, आपने जैसे कोई लकड़ी की टेबल बनाते हैं, उसमें डिजाइन करने के लिए एक लिक्विड सा डाल देते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो देखा है कभी, हाँ वार्निश टाइप का रहेगा बिल्कुल, जो
लकड़ी की टेबल वगैरह डिजाइन टेबल होती है, उनमें क्या करते हैं, जो लिक्विड डाल देंगे, अपोक्सी रेजिन डालेंगे, तो वो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट जो है वो टेबल दिखाई देगी उसके अंदर फिर। ठीक है, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, अपोक्सी रेजिन। अपोक्सी रेजिन का अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है। बिल्कुल, हमारे पास क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास है, वो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है ना, उससे हम जांच करते हैं। अब आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होगा, इसका मेन काम क्या होता है अभी, एक तो होता है इसका काम कूलिंग का, ठीक है, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जो हमारे पास ऑयल होता है उसका मेन काम होता है कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। ठीक है, अब आप सभी को पता है अगर हमारे पास न्यू ऑयल है, ठीक है, तो इसका कलर कैसा होगा, उसे बोलते हैं पेले पीला। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, खराब तेल हो गया, ठीक है, तेल हमारे पास खराब हो गया तो हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हमारे पास ऑयल रहेगा। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का तेल आप सभी को पता है मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास और बनता है सिलिका जेल के लिए, और ये आप सभी ने याद कर रखा है, ट्रिक मैंने बता रखी है अभी। सिलिका जेल अगर न्यू है तो नए से याद क्या रखोगे, नए से याद रखेंगे नीला। ठीक है, अगर हमारे पास सिलिका जेल जो है ओल्ड है या फिर मॉइस्चर रहित है, मॉइस्चर के साथ है, ठीक है, अगर हमारे पास मॉइस्चर यानी कि नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद जो हमारे पास सिलिका कौन सी हो जाएगी, ये होता है पिंक। ठीक है, या फिर हल्की व्हाइट भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट देखो, क्लास वाई यानी कि वर्ग वाई विद्युत रोधक जो हमारे पास तापमान सहन कर सकता है, ये आप सभी को मैंने बता रखा है। अभी क्लास वाई जो हमारे पास है, वाई को बना सकते हैं 9, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 120 किसका होता है अभी, ई का। ठीक है, 120 हमारे पास होगा क्लास ई का। ओके, उसके बाद 105 हमारे पास होता है क्लास ए का। ए हमारे पास 1 नंबर पे आता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 पर। 130, ठीक है, 130 किसका होता है, ये हमारे पास होगा क्लास बी का। ठीक है, और बी हम ऐसे ही लिखते हैं 3 की तरह। ओके, ये याद रखो भी। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर जो है हमारे पास है वो कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, टंगस्टन भी क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो अब 3 चीज होती है। एक तो मैंने आपको बता रखा है भी कंडक्टर की बात, एक हमारे पास होगा इंसुलेटर की बात, ठीक है, एक हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो है इसका जो तापक गुणांक है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इंसुलेटर का नेगेटिव और सेमीकंडक्टर का तापक गुणांक क्या होगा, नेगेटिव ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती। ये भी पूछ सकते हैं, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के समानुपाती किस में होते हैं, कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम, तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर रहेगा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की तरह काम करता है ये सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ भी, इंसुलेटर के लिए ऊर्जा बैंड, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप हमारे पास का आकार रेंज होती है, कितनी रेंज होगी, ये मैंने अभी बताया था। इंसुलेटर के लिए लगभग हमने लिखा था 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो ये नजदीक किसके है, 3 से 6 के। ओके, 3 से 6, यहाँ पर इकाई क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट,
एक आपको मैंने बता रखा है डायमंड का। डायमंड का जो हमारे पास एनर्जी गैप होता है, डायमंड का एनर्जी गैप कितना होगा? 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो डायमंड क्या है, कंडक्टर है इंसुलेटर है? फिर इंसुलेटर हो गया। 5.4 है तो इंसुलेटर होगा फिर ये। चलो देखो नेक्स्ट। तापमान बढ़ाने से तार की बात आई है, प्रतिरोध क्या होगा? अभी मैंने बताया है तापमान बढ़ाने से कंडक्टर की बात है। कंडक्टर में क्या होता है आप सभी को पता है, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा? समानुपाती का। तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा? बढ़ेगा ये। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट देखो। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आराम से सोच समझकर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, दोबारा पढ़ो इसको पहले। देखो 4 हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम, कम की बात है तो कम मैंने याद करवा रखा है। कंडक्टर को हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कंडक्टर को। तो कैसे क्या याद रखेंगे? कम। तो यानी कि कम हमारे पास क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको बोल दें फ्री इलेक्ट्रॉन की बात, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो हमारे पास कंडक्टर के क्या होंगे? वो कंडक्टर के होंगे ज्यादा, 4 से ज्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दोनों चीज ध्यान रखना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 से ज्यादा, और कंडक्टर की बात करें कम याद रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम। तो इसमें क्या रहेगा अभी? कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपॉजिट मास m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है? m बराबर क्या रहेगा? जेड आई टी। ठीक है, यहाँ पर आई टी नहीं, जेड टी नहीं, तो क्या रहेगा हमारे पास? m बराबर जेड आई टी। ठीक है, m बराबर जेड आई टी। m क्या है हमारे पास? मास, जैसे द्रव्यमान केजी में लिखेंगे। जेड क्या होता है? जेड हमारे पास होता है ई सी ई। ई सी ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, ये रहेगा हमारे पास ई सी ई जेड। उसके बाद आई आप सभी को पता है करंट होता है भी। ठीक है, टी क्या होगा इसमें? टेम्परेचर या टाइम? सोच लो भी, सोच लिया? ठीक है, टाइम होगा फिर। ठीक है ना, टी हमारे पास क्या? टाइम, सेकंड। तो इसमें क्या रहेगा? आई टी को क्या बोलते हैं? क्यू से। क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास? क्यू बराबर होगा आई टी। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। तो ये है फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम। ठीक है, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम हमारे पास है ये। निम्न में से कौन सा सेल प्राइमरी सेल नहीं है? ध्यान से पढ़ना। कौन सा सेल प्राइमरी सेल नहीं है? आप सभी को पता है डेनियल सेल प्राइमरी सेल है, लेक्लांची सेल है, ड्राई सेल है, लेकिन लेड एसिड सेल हमारे पास कौन सा है? ये होगा सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम, सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम स्टोरेज सेल। ठीक है, तीसरा नाम अक्यूमुलेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी सेल के अलग अलग नाम है। प्राइमरी सेल जो है वो एक बार यूज करते हैं। ठीक है, बार बार यूज नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या रहेंगे? बार बार यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, प्राइमरी सेल में और बताओ नाम। एक तो हमारे पास होता है ड्राई सेल, एक होता है कौन सा? डेनियल सेल, एक होता है लेक्लांची सेल। ठीक है, एक सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। एक हमारे पास मरकरी ऑक्साइड सेल। ठीक है, एक हमारे पास क्लार्क सेल, एक हमारे पास
बुनसेन, बुनसेन सेल, ठीक है। एक हमारे पास वोल्टेइक सेल, ठीक है। ये सारे क्या है, प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। चलो अब ये करो, हमारे पास यहां दे रखा है 50 ओम का, ये है 30 ओम का, ये है 20 ओम का और ये है 20 ओम का, ये हमारे पास है 10 वोल्ट का। आपको बताना है इसके अंदर करंट कितना होगा, ठीक है। जल्दी करो, करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में। जो सारे क्वेश्चन है वो विद्युत धारा बुक के जो हमने कवर कर लिए उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। याद कितना आपको पता चलेगा उस चीज का। और विद्युत धारा बुक भी पूरी मार्केट में अवेलेबल है अब। कितना आंसर होगा, करो भी। आर नहीं निकालना, हमें निकालना है करंट, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ, 8 बटे, हाँ ठीक है, बटे में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ऑप्शन है ही नहीं, दिखाई कहाँ से, कितना आएगा। चलो पॉइंट में निकाला, ठीक है। देखो ये हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस है किसमें, पैरेलल में। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 50 गुणा में 30 और 50 प्लस में क्या होगा 30, कितना हो गया 50 गुणा में 30 बटा में क्या होगा 80, ये कैंसिल, 150 बटे 8 कर दें, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 150 बटे 8। अब आप देखो इसको पॉइंट में निकालें तो कितना आएगा, नहीं और पॉइंट में निकालें तो ये तो 75 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 18.75, ठीक है। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब 18.75 ये 20 और ये 20 है हमारे पास सीरीज में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और 18 कितने हो गए 58, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू टोटल आ गई 58.75, ठीक है। ये आर की वैल्यू है। वी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 10 वोल्ट। करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए वी बटा आर, वी कितना है 58.75, सॉरी हाँ ये आर है, वी हमारे पास है 10, आर कितना है 58.75, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ कितने ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है। पहला कलर जो दे रखा है वो हमारे पास कौन सा कलर है, ये है ब्राउन दिखाई दे रहा है, चलो ब्राउन मान के चलते हैं। ये हमारे पास है ब्लू, ये हमारे पास है रेड और ये हमारे पास है गोल्ड मानना है इसको, ठीक है, आसान रहेगा। करो भी, कितना आएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। सोलह, ठीक है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, आप सभी को पता होगा टेबल का, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होता है ब्लैक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ब्राउन, फिर हमारे पास रेड, फिर क्या होगा ऑरेंज, फिर होगा येलो, फिर रहेगा ग्रीन, फिर रहेगा हमारे पास ब्लू, फिर हमारे पास वॉयलेट, फिर रहेगा ग्रे और लास्ट है वाइट,
ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, 0 1, ये हमारे पास चलेंगी पूरी इसकी काउंटिंग, 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो ब्राउन है सबसे पहले हमारे पास, ब्राउन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ब्लू कितने नंबर पे है, ब्लू है 6 नंबर पे, तो हम लिख देंगे 6। रेड हमारे पास कितने नंबर पे है, 2 पे। अब यहाँ पर होता है गुणांक, ठीक है, यहाँ पर तो रहेगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, पावर लिखनी होती है अगला पॉइंट। तो रेड में हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2, ठीक है। और गोल्ड आप सभी को पता है प्लस माइनस 5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस माइनस 5%। आप ध्यान रखोगे इतने ओम का ये रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये टेबल जरूर याद रखोगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। डन यहाँ तक, चलो भाई ठीक है। ये कोर्स के बारे में जरूरी है अभी, एलम एसए का ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच है एक तो, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एलम एसए का जो परीक्षा बैच नया शुरू हुआ है, लाइव प्लस में क्या रहेगा, रिकॉर्डेड। और एक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू लक्ष्य बैच, वो भी क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। जो आपको सही लगे परचेज कर सकते हो डिवाइन स्टडी ऐप से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।